दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। और अब ये वर्ष है नौकरियों का। जी हाँ, अंबार आने वाली है, बाढ़ आने वाली है एक प्रकार से रोजगार की। आपको पता है चुनावी वर्ष है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए। और अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप इसके लाभ से अछूते क्यों हैं, इसको जल्दी से डाउनलोड इंस्टॉल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, या सबसे बेहतर है अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ही तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है मौजूद। आप कोई भी इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी हो। जैसे यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन है, इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है कि इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फी बहुत ही कम है अगर आप UD10 मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो एक तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ रहूँगा ही। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आएंगे अनअकैडमी प्लस पर और अनअकैडमी स्पेशल वो तो आपको मिलेंगे ही, प्लस पे जितने भी PDF आएंगे वो सब आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से, व्यापक तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। फीस डिस्क्रिप्शन ये सब दिया हुआ है, आप जाकर लर्निंग ऐप पर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेफरल कोड UD10 यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में आपका स्वागत है। और अब ये वर्ष है नौकरियों का। जी हाँ, अंबार आने वाली है, बाढ़ आने वाली है एक प्रकार से रोजगार की। आपको पता है चुनावी वर्ष है, तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और अपने कमर की पेटी कस के बांध लीजिए। और अगर आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो आप इसके लाभ से अछूते क्यों हैं, इसको जल्दी से डाउनलोड इंस्टॉल करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए किसी भी कोर्स का, यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी, या सबसे बेहतर है अगर आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ही तैयारी करना चाहते हैं तो यूपीएससी सब्सक्रिप्शन भी आपके पास है मौजूद। आप कोई भी इनमें से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 वर्ष 2 वर्ष जो भी हो। जैसे यूपीपीएससी, यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन है, इसमें 1 वर्ष या 2 वर्ष का ऑप्शन आपके पास बहुत अच्छा है कि इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फी बहुत ही कम है अगर आप UD10 मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो एक तो मैं आपकी सफलता तक आपके साथ रहूँगा ही। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज आएंगे अनअकैडमी प्लस पर और अनअकैडमी स्पेशल वो तो आपको मिलेंगे ही, प्लस पे जितने भी PDF आएंगे वो सब आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी और सारी चीज़ें विधिवत तरीके से, व्यापक तरीके से आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं। फीस डिस्क्रिप्शन ये सब दिया हुआ है, आप जाकर लर्निंग ऐप पर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रेफरल कोड UD10 यूज करना मत भूलिएगा 10% डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरू करते हैं। का कौन सा कारण होता है? ABCD ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। किसी ने उत्तर दिया क्या? गलत उत्तर है। अनुराग जी, गलत उत्तर आपने दिया है। सही उत्तर देखते कौन देता है। चलिए, और कुछ लोग प्रयास कर सकते हैं। ओके, ललित जी आपने अब सही उत्तर दिया है। ललित त्रिपाठी का उत्तर सही है भाई। ठीक है। बी, कपास धूल, ये फेफड़े संबंधित बीमारी है, बिस्नोसिस। कपास के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उनको ये बीमारी होती है खासकर। वैसे तो धान वगैरह के जो खेत होते हैं, जो कृषि के कार्य में लगे होते हैं, और जो लोग देखे होंगे जब अनाज निकाला जाता है थ्रेसर आदि के द्वारा तो बहुत ज्यादा धूल के कण निकलते हैं। अगर आप उसमें निकले तो आपके फेफड़े में जलन होने लगती है, कड़ा कड़ा लगने लगता है, गले में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये इससे अगर इस कंडीशन में आप कार्य करें लगभग 1 महीने या कई दिनों तक तो आपको बिस्नोसिस रोग होने के चांसेस होते हैं। तो मुख्यतः कपास उद्योग में लगे कपास के से संबंधित जो क्षेत्र हैं उससे जो लोग जुड़े होते हैं, मजदूर जुड़े होते हैं, उनमें बिस्नोसिस नामक रोग पाया जाता है। तो इसका जो उत्तर होगा बी होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के किसानों संबंधित है, एकदम सही कह रहे हैं। वहां पे ज्यादा कार्य होता है, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर ज्यादा शिकायत रहती है। ओके। बिस्नोसिस एक दुर्लभ फुस्फुसीय रोग है, फेफड़े का रोग है,
यह अंतर्ग्रहण के द्वारा जूट, पटसन और कपास के कणों के फेफड़ों में पहुंचने से होता है और इसे कभी कभी ब्राउन लंग डिजीज भी कहा जाता है। यह व्यावसायिक अस्थमा का एक रूप है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बिस्नोसिस विशेषतः अपरिष्कृत कपास संबंधी कार्यों में संलग्न व्यक्तियों से होता है। प्रसंस्करण के प्रथम चरण के दौरान कपास की गांठों को खोलने वाले व्यक्तियों को इस रोग से ग्रसित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। बिस्नोसिस रोग एक अन्य प्रकार से भी होता है, जैसे मैंने बताया, जिसे ग्रेन वर्कर्स लंग कहा जाता है। यह रोग खाद्यान्न फसलों से संबंधित क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों को भी हो सकता है। बिस्नोसिस के बारे में और जानेंगे तो बिस्नोसिस से पीड़ित रोगियों को सामान्यतः खांसी और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कुछ लोगों में अवकाश के पश्चात पुनः कार्य आरंभ करने पर धूल के संपर्क में आने की स्थिति में मंडे फीवर हो जाता है। इस रोग से संबंधित, तो मंडे फीवर इसी से संबंधित है। इस रोग से संबंधित लक्षणों में सप्ताह भर के दौरान सुधार हो जाता है तथा लोगों का इस रोग को उत्पन्न करने वाली गतिविधियों से संपर्क समाप्त हो जाने की स्थिति में, अर्थात उन गतिविधियों से अगर आप अलग हो जाएं तो ये अपने आप भी सही हो सकता है। हालांकि निरंतर संपर्क की स्थिति में स्थायी क्षति और श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है और फेफड़े संबंधी गंभीर रोग भी इससे हो सकते हैं। अगला प्रश्न है बायोमाइनिंग क्या है। ये 4 ऑप्शन है। बायोमाइनिंग, बायोमाइनिंग क्या है? ऑप्शन मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि ऑप्शन पढ़ने में काफी कंफ्यूजन हो जाती है आपको। तो ऑप्शन आपके सामने है, 5 सेकंड का समय है और आप बताइए कि बायोमाइनिंग है क्या। किसी ने उत्तर नहीं दिया अभी। जी बिल्कुल, व्हाइट चेस्ट कैंसर के रूप में भी इसको जाना जाता है। चंद्रशेखर जी एकदम सही बता रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है। यस, बिल्कुल सही, सब सही उत्तर दे रहे हैं इसका। आकांक्षा वर्मा ने सबसे पहले इसका उत्तर दिया सही, बी इसका उत्तर होगा। यह चट्टानी अयस्कों या खदान अपशिष्टों से धातु निष्कर्षण हेतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। क्या है? चट्टानी अयस्क और खदान अपशिष्टों से धातु निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करने की प्रक्रिया है। बी इसका उत्तर है। हाल ही में चर्चा में रहा था। क्यों चर्चा में रहा था, देखते हैं। हालिया संदर्भ, दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली में 3 जल भराव क्षेत्रों अर्थात भलसवा, ओखला और गाजीपुर के बायो माइनिंग, जैव खनन और बायो रेमिडिएशन, जैव उपचारण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। बायो माइनिंग चट्टानी अयस्कों या खदान अपशिष्ट से आर्थिक रूप से उपयोगी धातुओं को निष्कासित करने के लिए, निष्कर्षित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। बायो माइनिंग तकनीक का धातुओं से प्रदूषित हो चुके स्थलों को साफ करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है, इसलिए बी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो इनमें से कौन सी परिभाषा होगी जैव विविधता की? कृपया अपने उत्तर दें। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, ठीक है विवेक जी, सही उत्तर है आपका, ए इसका उत्तर होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक है ना। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रजातियों की संख्या रहेगी अलग अलग, उतना ज्यादा जैव विविधता रहेगी। ये जो सी वाला दिया है इसमें काफी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोगों ने उत्तर भी दिया है सी, वो गलत है। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति से विभिन्नता जो है ये जैव विविधता नहीं होती। किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जितने ज्यादा प्रकार के प्रजातियां पाई जाएंगी वही उसी को जैव विविधता कहेंगे, या प्रजाति विविधता भी इसको कहते हैं। ओके नेक्स्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं एवं ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है।
महत्वपूर्ण बात है कि जैव विविधता अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में विभाजित की जाती है। अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। और यह विभाजन किसने किया था? तो 1972 में विटेकर महोदय ने यह विभाजन किया था। तो इनका नाम याद रखना है, विटेकर, पूछा जा सकता है कि इस विभाजन किसने किया था अल्फा, बीटा, गामा में। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? भोजन है, औषधि है, औद्योगिक उपयोग है या पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है? बताएं। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? दरअसल मेरा मोबाइल जो है डिस्कनेक्ट हो गया, इसमें नेट समाप्त हो गया, तो अपडेट हो रहा है। आप लोगों ने उत्तर दे दिया होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन, ये मुख्यतः ये सबसे प्रमुख पहलू है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। ओके, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति और समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। तो ये महत्वपूर्ण सबसे यही पहलू होता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? ये तो हमने एक वीडियो में बताया भी था, इस पर चर्चा भी की थी। किसने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? तो वाल्टर जी रोजन ने। देखिए, मोबाइल ऑफ होने के कारण जो है मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, माफ करिएगा इसके लिए। तो वाल्टर जी रोजन, इन्होंने सबसे पहले बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। आइए देख लेते हैं। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथम सबसे पहले रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में दिया था। किसने? रेमंड एफ दासमैन ने। लेकिन इन्होंने बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन बाद में जैव विविधता को अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडायवर्सिटी के रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया? जी रोजन ने। तो इसीलिए ये उत्तर सही होगा, जी रोजन। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की या प्रजाति विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा समृद्ध है। इस समृद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे ज्यादा उपयुक्त है? यहां अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इस क्षेत्र में विदेशज तथा अति आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं, या फिर यहां मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो आप लोग अपने उत्तर दे दें। यहां अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी है, इस क्षेत्र में विदेशज तथा अति आक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। और डी है, यहां मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। आप हिमालय में विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, आपको पता है, हमने चर्चा भी की है इसकी। विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। जितनी ज्यादा ऊंचाई बढ़ते जाएंगे उतना ही कम जो है जैव विविधता पाई जाती है उसमें, ठीक है। क्योंकि ऊपर जाने पर जो स्थितियां हैं पर्यावरणीय वो काफी जटिल होती जाती हैं। जैसे आप जो है 0 डिग्री अक्षांश से जब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जो स्थिति होती है, जिस तरह से भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं, वही हिमालय पर्वत पे भी लगभग ऐसा ही पाया जाता है। विभिन्न ऊंचाइयों पे विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो यहां पर इस तरह का संगम है, इसीलिए जैव विविधता भी ज्यादा पाई जाती। हर तरह के जैव भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जीव पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जैव विविधता इसीलिए पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से इसीलिए अत्यंत समृद्ध है। और भारत के जो 4 हॉट स्पॉट्स हैं उनमें से एक पूर्वी हिमालय भी आता है।
भारत में 4 हॉट स्पॉट्स हैं जैव विविधता के। पूर्वी हिमालय, आपका पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार और सुंडालैंड, ये 4 आते हैं। हिमालय पर्वत प्रदेश जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इसका प्रमुख कारण यहाँ विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का सम्मिलन होना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय प्रवणताओं में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। देखिए, अभी हमने जो इसके पिछले प्रश्न में चर्चा की, ठीक वही प्रश्न है, दूसरे प्रकार से पूछा गया है। ठीक है, आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है, इसका आप जवाब दे लें तब मैं आपको जवाब देता हूं। 5 सेकंड आपको देता हूं, आप अपना जवाब दे लें तो मैं जवाब देता हूं। ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। देखिए, दोनों ही सही है। ठीक है, इसमें दोनों कथन सही है। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। ठीक है, निम्नतर अक्षांश मतलब कि आपका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा अधिक होती है। यहाँ पे पर्यावरणीय दृष्टि से ज्यादा जैव विविधता के लिए अच्छी दशाएं हैं। तुलनात्मक रूप से जैसे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे ध्रुवीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय दृष्टि से जटिलता बढ़ती जाएगी, उसी तरह जैव विविधता भी कम होती जाएगी। तो पहला सही है। दूसरा, पर्वतीय प्रवणताओं, प्रवणता मतलब ग्रेडियंट्स, जो झुकाव होता है या ऊंचाई कह सकते हैं इसको, जो उच्चतर उन्नतांश होते हैं उनकी तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यही हमने पिछले वाले प्रश्न में देखा। तो दोनों ही सही है, सी इसका उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों। उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां की जैव विविधता सर्वाधिक है, निम्न अक्षांशों में ही स्थित है। 0 से 10 डिग्री अक्षांश में लगभग पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों, चोटियों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। हमने आपको कई बार कहा है कि जब आप ऐसे प्रश्न टैकल करें जहां पर केवल दिया हो, तो आपको वो उस बात के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में एकदम क्लियर रहना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप गलत हो सकते हैं वहां पे। ऐसा 80% केस में देखा गया है कि जहां पर केवल शब्द यूज होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है। लेकिन 20% का सही होना ये खतरे की घंटी होता है कि आप केवल को हमेशा गलत नहीं मान सकते हैं। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं स्थित है। जैव विविधता हॉट स्पॉट कई जो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां भी पाए गए हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप। तो क्या ये सही है? ये भी गलत है। ठीक है, भारत में 4 तो हैं, लेकिन ये पश्चिमी हिमालय नहीं आता है। ठीक है, पश्चिमी हिमालय सम्मिलित नहीं है इसमें। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सुंडालैंड का ही जो चौथा है उसका भाग है। तो ये तो सही है, लेकिन पश्चिमी हिमालय गलत है। तो जैव विविधता के भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, भारत म्यांमार और सुंडालैंड। ये 4 हैं, जबकि पश्चिमी हिमालय नहीं आता है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट, ये दोनों ही गलत होंगे। 1 और 2, न तो 1 न तो 2, डी इसका उत्तर होगा। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं, जहां पे ऐसी स्थितियां विद्यमान हो। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट स्थल हैं। ये हॉट स्पॉट हैं पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है म्यांमार भारत सीमा तथा सुंडालैंड का ही एक भाग है, इसलिए ये तो सही हो सकता है, लेकिन पश्चिमी घाट बिल्कुल गलत है। पश्चिमी हिमालय वो हॉट स्पॉट में नहीं आता है। जैव विविधता के नाश का कारण है। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? अब यहां पर मैं 2 प्रश्न इसी ढंग के करूंगा। कल भी हमने चर्चा की थी, जो रैपिड टेस्ट था, फैक्चुअल जो प्रश्न हमने कल हल किए थे 75, एक बार फिर देख लीजिएगा, वहीं से ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं। जैव विविधता के नाश का क्या कारण है? जीवों के प्राकृतिक आवास में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश, ये सभी जैव विविधता के नाश के कारण है। लेकिन अगला प्रश्न, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण कौन सा है?
तो यहां भी सभी कारण हैं, लेकिन यहां मुख्य कारण पूछ लिया है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्राकृतिक आवासीय विनाश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। आज एक्चुअली दिन में लाइट कट गई ना, इसकी वजह से न तो मोबाइल चार्ज हो पाया और न ही लैपटॉप महोदय चार्ज हो पाया। तो जैव विविधता के ह्रास का जो सबसे मुख्य कारण है प्राकृतिक आवासीय विनाश, डी इसका उत्तर होगा। सबसे मुख्य कारण पूछ रहा है तो दो तरह से प्रश्न पूछेगा, एक मुख्य कारण पूछेगा, एक कारण पूछेगा। कारण में तो सभी आ जाएंगे, बहुत सारे कारण हैं जैव विविधता के नाश के, लेकिन सबसे मुख्य कारण क्या है? आवासीय विनाश। ठीक है, जो आवासीय विनाश है इससे सबसे ज्यादा जैव विविधता में ह्रास हुआ है। निम्नांकित में से क्रायो बैंक XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए तो आसान प्रश्न है ये। ठीक है, किसमें रखी जाती हैं? ये जो है, जैसे कि आप किसी जैव प्रयोगशाला में जाएं तो आप देखेंगे कि ये द्रवित, किसमें? द्रवित नाइट्रोजन में रखे जाते हैं। ए इसका उत्तर होगा। ठीक है, द्रवित नाइट्रोजन में, ए आंसर होगा इसका। XC2 संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, प्राकृतिक आवास से हटाकर, क्योंकि इनको संकट होता है उनके प्राकृतिक आवास में। XC2 संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों को अत्यंत कम तापमान पर उनको संरक्षित करने के लिए द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। हमने XC2 और इन सीटू संरक्षण के बारे में आपको बताया था, तो वही है, पूछ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? द्रवित नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पूछा है तो नाइट्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को, आपको दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा धुंधला हो गया ये वाला। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन है और नीचे उत्तर दिया है, आप लोग अपना उत्तर चुन सकते हैं कथन पढ़ने के बाद। मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं कि आप ये पढ़ें। थोड़ा स्टेटमेंटल है, ध्यान से पढ़िएगा। तो यह सार्वजनिक रूप से जुड़े उपकरणों से डेटा के संग्रहण और उनके उपयोग से संबंधित सार्वभौमिक मानदंडों और मानकों को स्थापित करने हेतु अधिदेशित है, अधिदेश है। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस हाल ही में चर्चा में भी रहा था पिछले वर्ष, तो ये पहला वाला सही है। वर्तमान में इस गठबंधन की सदस्यता सदस्य देशों के सार्वजनिक संस्थानों तक सीमित है, ये गलत है। ये निजी संस्थानों को भी सम्मिलित करता है। यह OECD देशों की एक पहल, ये गलत है। G20 देशों का पहल है ये, तो 2 और 3 गलत है, पहला ही सही होगा। ए इसका उत्तर होगा। ध्यान रखिएगा, आपके UPSC एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है प्रश्न। तो हाल ही में भारत G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस ऑन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में शामिल हुआ है। G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस विश्व के 15 अग्रणी शहरों के नेटवर्क और प्रौद्योगिकी शासन संगठनों का एक संघ है जो स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायित्वपूर्ण और नैतिक तरीके से उपयोग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के कथन एक सही है। इस गठबंधन का उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर संबद्ध उपकरणों का उपयोग करने के लिए वैश्विक मानदंडों और मानकों की स्थापना कर स्मार्ट सिटी प्रौद्योगिकियों के उत्तरदायित्वपूर्ण और नैतिक उपयोग को प्रोत्साहित करना है। वर्तमान में इस संबंध में कोई भी वैश्विक रूपरेखा का नियम विद्यमान नहीं है कि किस प्रकार सार्वजनिक स्थानों से सेंसरों जैसे कि ट्रैफिक कैमरों द्वारा या उनके माध्यम से संग्रहित डेटा का उपयोग किया जाए। इसीलिए स्मार्ट सिटीज अलायंस बनाया गया है टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान के लिए। कथन 2 सही नहीं है, कथन 3 भी सही नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि कथन 2 में क्या कहा गया था कि यह सिर्फ सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों को शामिल करता है, लेकिन ये गलत है। ये नगर पालिकाओं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकारों के अलावा निजी क्षेत्र के भागीदारों और शहर के निवासियों को एकजुट करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन को नवीन G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए चयनित किया गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। कथन 3 सही नहीं है। ग्लोबल स्मार्ट सिटीज अलायंस के संस्थागत भागीदारों के संस्थापक समूह में ग्रुप ऑफ 20 अर्थात G20 के वर्ष 2019 और 2020 के अध्यक्ष एवं मेजबान राष्ट्र जापान और सऊदी अरब, भारत का स्मार्ट सिटी मिशन,
सिटीज फॉर ऑल सिटीज टुडे इंस्टीट्यूट, कॉमनवेल्थ लोकल गवर्नमेंट फोरम, कॉमनवेल्थ सस्टेनेबल सिटीज नेटवर्क, ये सब शामिल हैं, जबकि ओईसीडी शामिल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे समाप्त करते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को प्लस कोर्स ज्वाइन करना है तो आप सब्सक्रिप्शन वाले भाग में जाएंगे, वहां सब्सक्रिप्शन के लिए ये रेफरल कोड मांगेगा, तो UD10 यूज कर लीजिएगा। जो भी आपको कोर्स ज्वाइन करना हो वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां जो छूट इस समय चल रही होगी अनअकैडमी प्लस पे आपको मिल जाएगी, और आराम से व्यापक रूप से आप पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे लाइव क्लासेस ले सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम अभी जब मोबाइल चार्ज होगी मेरी देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। सामान्य अध्ययन के इस डेली 8 बजे के कोर्स में हम विज्ञान प्रौद्योगिकी का MCQ देख रहे थे। तो आज उसका 7वां भाग है और हमारा प्रयास है कि MCQ के माध्यम से और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस के माध्यम से एक संपूर्ण आपको कोर्स प्रदान किया जाए इस 8 बजे के कोर्स में। और दूसरी बात है कि जो सुबह वाला वीडियो है करंट अफेयर्स और अन्य जानकारियों के लिए अच्छा है ही, वो आप देख ही रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी का यह भाग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को समाहित करते हुए उनके कॉन्सेप्ट जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं वो बताते हुए चलेगा और आपकी जानकारी में अभिवृद्धि करेगा, ताकि आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आप उसको हल करने में सक्षम हो सके। अब लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी परीक्षाएं, सभी कोर्सेज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मौजूद मिलेंगे। और इससे अच्छा क्या चाहिए अब आपको दोस्तों। बहुत जल्द स्टूडियो भी आ जाएगा, लाइव क्लासेस भी चलने रहेंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं आपको दे रहा हूँ। कोई अगर कन्फ्यूज़न हो, डाउट्स हो क्वेश्चंस के दौरान तो आप अवश्य पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार। कथन कारण है और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, तो गंभीर चिंतन और गंभीर आपको अगर कॉन्सेप्ट की सही जानकारी है तभी ये प्रश्न आप सॉल्व करिए, क्योंकि अक्सर आपका गलत हो जाता है अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं सही से पकड़े हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से मापे जाते हैं। दूसरा है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती हैं। तो ये कथन दिया है, ये कारण दिया है। आपको मैं बता दूं कि ऊष्मा का जो संचरण होता है उसके 3 तरीके होते हैं, चालन, संवहन और तीसरा है विकिरण। ये चालन विधि क्या होती है दोस्तों, जैसे उदाहरण के द्वारा मैं बताना चाहता हूं। किसी लोहे को आप, कोई लोहे की छड़ है, उसको आप किनारे पर गर्म करें, किसी भी चीज़ से जलाएं उसको, तो कुछ देर में क्या होता है कि छड़ का जो अंतिम सिरा है जहाँ पर आप पकड़े रहते हो उसको, वो भी गर्म हो जाता है। ऐसा चालन के कारण होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो स्थित अणु होता है वो गर्म होता है, वो अपने बगल वाले अणु को गर्म कर देता है, फिर वो बगल वाला अणु इस अणु को गर्म कर देगा। ये गर्मी पहुँचते 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 यहाँ पहुँच जाती है। इसको चालन विधि, चल करके पहुँचना। और संवहन मतलब बह करके पहुँचना। संवहन मतलब इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा सरलता समझ में आएगा। संवहन मतलब बह करके, जैसे एक बर्तन में आप पानी उबाल रहे हो, यहाँ पर हीटर है, ठीक है, उसको गर्म कर रहे हैं, ये बर्तन गर्म हो रहा है और इसके अंदर जो जल है ये गर्म होकर इसमें गतिज ऊर्जा में इसकी वृद्धि हो रही है और ये बह करके कई धाराएं बना दे रहा है और ऊपर की धाराओं को गर्म करता चला जा रहा है। इसको क्या कहेंगे, संवहन, करंट्स या संवहन के द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन। तो कुछ देर में क्या होगा कि जल की सतह से शुरू होकर के पूरा जल जो है गर्म हो जाएगा। इसको हम संवहन विधि कहते हैं। भूगोल में जब आप पढ़ते हैं तो एक अभिवहन विधि हो जाता है। संवहन मतलब जो ऊर्ध्वाधर दिशा में
संचलन होता है उष्मा का उसको संवहन कहेंगे, और जो क्षैतिज दिशा में संवहन होगा अर्थात इस तरफ से इस तरफ जो करंट बहेगी उसको क्या कहेंगे, अभिवहन कहेंगे। हालांकि वो भूगोल का टॉपिक है, हमने बताया भी आपको इसके बारे में। और ये तीसरी जो विधि है उष्मा के संचरण की वो है विकिरण। विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे आपने देखा दो माध्यम की आवश्यकता थी यहाँ पे, लेकिन विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य है वो विकिरण द्वारा, ये निर्वात से भी इसकी जो है उष्मा संचरित होती है। तो बहुत ज़्यादा जो उष्मा वाले स्रोत होते हैं, जैसे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप स्रोत जो होते हैं वो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, वो विकिरण के माध्यम से उष्मा का संचरण वहाँ से होता है, इसीलिए उनको पूर्ण विकिरण उत्तापापी से मापा जाता है। तो इसका कारण भी सही है, कथन भी सही है, और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अब यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो हरगोविंद खुराना तो हैं ही, इनको मिला हुआ है 1968 ईस्वी में, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबेल मिल चुका है। एस चंद्रशेखर सीमा जिन्होंने बताई थी, तो इनको 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में मिल चुका है। फिर अमर्त्य सेन, देखिए अमर्त्य सेन ये वैज्ञानिक नहीं है, ये अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में सामाजिक विज्ञान में आ जाता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आए और कन्फ्यूजन वाला कोई प्रश्न ऑप्शन न रहे, जैसे यहाँ पर किसी अन्य वैज्ञानिक का नाम दे दिया जाता जिनको पुरस्कार मिला हुआ है, तो आप यहाँ पर अमर्त्य सेन को लगा देते, आपका ये दावा हो जाता है कि अमर्त्य सेन वैज्ञानिक नहीं अर्थशास्त्री हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इनको तो मिला ही नहीं है नोबेल, तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु हो जाएगा। भले ही ये वैज्ञानिक थे, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, लेकिन अमर्त्य सेन जो है सामाजिक विज्ञानी तो हैं ही, तो एक प्रकार के वैज्ञानिक ये भी कहे जाएंगे। तो जगदीश चंद्र बसु इनको ही नहीं मिला है, बाकी सबको मिला हुआ है। अब यहाँ पर दिया है शीतकाल में पेंडुलम घड़ी की गति पर प्रभाव पड़ता है। यहाँ से देखिए पेंडुलम घड़ी की गति पर प्रभाव पड़ता है, गति बढ़ जाती है, गति धीमी हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गति शून्य हो जाती है। एक बात मैं आपको बता दूं कि अपने ऊपर ही लागू करिए कि ठंडी और गर्मी के प्रति आपका क्या आचरण होता है। गर्मी में आप ज़्यादा फैलने की सोचते हैं, ज़्यादा जो है विस्तार करने की सोचते हैं बॉडी, और ठंडी में आपको सिकुड़न होती है। यही बात धातु के साथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ठंडी में वस्तुएं सिकुड़ती हैं, लंबाई इनकी छोटी होती है, छोटी हो जाती है, और गर्मी में इनकी लंबाई बढ़ जाती है विस्तारण के कारण। तो जब गर्मी में बढ़ेगी लंबाई, अब आपको बता दूं कि एल जो है लंबाई जब घटेगी, जितना ज़्यादा लंबाई कम होगी उतनी तेज पेंडुलम की गति होगी। कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप अवश्य इस चीज़ को अप्लाई करिएगा कि लंबाई बढ़ रही है कि घट रही है। अगर लंबाई बढ़ेगी तो पेंडुलम की गति घटेगी, और लंबाई जब घटेगी तो पेंडुलम की घड़ी की गति बढ़ जाएगी। तब यहाँ पर ठंडी में क्या होगा, यहाँ शीतकाल पूछ रहा है, तो ठंडी में लंबाई घट जाएगी, जब लंबाई घट जाएगी तो पेंडुलम घड़ी की गति बढ़ जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट, प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट, कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट था, एप्पल उसका नाम था, उसका प्रक्षेपण कब किया? यहाँ पे देखिए प्रथम भारतीय संचार सैटेलाइट जो था, उपसंचार उपग्रह एप्पल था, और उसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया था? तो कोरू से, ठीक है, कोरू से इसका प्रक्षेपण किया गया था। फ्रेंच गुयाना में कोरू प्रक्षेपण केंद्र है। 19 जून 1981 को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया था। पहला भारतीय संचार उपग्रह था, संप्रेषण सैटेलाइट था। और कल हमने क्या पढ़ा था कि 19 मई 1975 को कौन सा भेजा गया था? आर्यभट्ट। वो भारत का पहला सैटेलाइट था, पहला उपग्रह था, पहला अंतरिक्ष अभियान था। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा ए, कोरू।
सॉरी 19 अप्रैल था दोस्तों, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को भेजा गया था। मैंने मई गलती से बोल दिया। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, दो प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन जो अभिक्रिया है, जैसे कि हाइड्रोजन बम है या फिर सूर्य का से जो सूर्य और तारे हैं, ये सभी हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न होते हैं। दो नाभिकों के जुड़ने से, संलयन मतलब जुड़ना, दो नाभिक जब जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, दो हल्के नाभिक जुड़ करके और स्थायी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहेंगे। वही नाभिकीय विखंडन में क्या होगा कि एक नाभिक जब विघटित होगा दो हल्के नाभिकों में, तो उसको क्या कहेंगे? नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहेंगे। नाभिकीय विखंडन में नाभिकीय संलयन की अपेक्षा कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, अर्थात परमाणु बम जो होता है वो हाइड्रोजन बम से कमजोर होता है। हाइड्रोजन बम इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि हाइड्रोजन बम के कारण, अर्थात संलयन अभिक्रिया के लिए पहले विखंडन अभिक्रिया होना आवश्यक है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, ये अभिक्रिया होने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो ऊर्जा परमाणु विखंडन, नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। इसीलिए हाइड्रोजन बम बनाने के लिए या नाभिकीय संलयन कराने के लिए सबसे पहले नाभिकीय विखंडन कराना पड़ेगा, तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी उस मात्रा में कि नाभिकीय संलयन हो सके। तो ये जो है इसका जो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से कथन हैं। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, गलत है, ये संलयन पर, ठीक है, हल्के नाभिकों के संलयन पर आधारित हैं। दूसरा है, साधारणतया इनकी टोकमाक डिजाइन होती है। एक डिजाइन है जिसका नाम टोकमाक है, इसके बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे परमाणु बम के बारे में, तब वहाँ पर देखेंगे डिजाइनों के बारे में। ये लेकिन जो नाभिकीय संलयन रिएक्टर हैं टोकमाक डिजाइन पर ये आधारित होते हैं। वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य नहीं करते हैं, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है। पूछ रहा है सही कथन कौन सा है, तो केवल 2, 20 का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित ही नहीं है? तो लैक्टोमीटर, ये दूध का घनत्व तो बिल्कुल सही है। हाइग्रोमीटर, हवा में आर्द्रता, ये भी बिल्कुल सही है। एमीटर जो है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति, गलत है, ये विद्युत धारा का मापक है एमीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का जो मात्रक है वो है ओंडोमीटर। कौन? ओंडोमीटर। और स्प्रिंग तुला का मात्रक, स्प्रिंग तुला जो है भार का मापन करता है, ये बिल्कुल सही है। तो ये एमीटर वाला ही सी ऑप्शन गलत है, आपका उत्तर यही होगा। क्लोनिक संबंधित है, जो क्लोन बनाया जाता है वो किससे संबंधित है? तो नए जीवधारियों के विकास से, बिल्कुल गलत। फसल उत्पादन से, कलम लगाने से, जैविक प्रतिरूपण से संबंधित है, डी इसका उत्तर है। क्लोन का विकास एकल जनक कोशिका से किया जाता है, जो अपने जनक का, जहां से वो उत्पन्न किया जाता है, पूर्ण रूप से समरूप होता है। जबकि अगर नए जीवधारियों की विकास की बात करें तो यह अपने माता पिता अर्थात जो जनक है दोनों के मिश्रित गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्लोनिंग जैविक प्रतिरूपण संबंधित है। क्लोनिंग की कल्पना जो आई थी सबसे पहले कि किसी विशिष्ट प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पे हो उसको बचाया जा सके, इस माध्यम से ये विचार मन में आया था, तब क्लोनिंग की शुरुआत हुई थी। इस पर जो रिसर्च शुरू हुए थे, लेकिन इसका दुरुपयोग न है, इस कारण से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है एक प्रकार से। ठीक, कुछ ही विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे कि पशु आदि में इसका प्रयोग, इसके प्रयोग की अनुमति है, लेकिन वो भी सीमित, उसके लिए भी अनुमति बकायदा लेनी पड़ती है। तो जैविक प्रतिरूपण से संबंधित है। शेविंग करने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कई बार प्रश्न आया है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। ठीक है, जिस गोली जो अवतल दर्पण होता है क्या है, जिसका जो तल जो है, जो परावर्तक तल है अर्थात प्रकाश जिस पे पड़ता है तल पे, वो धंसा हुआ रहता है ये, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे, या अपसारी दर्पण कहते हैं।
और जो उठा हुआ भाग रहता है इसको क्या कहेंगे, उत्तल कहेंगे। ठीक, अवतल उत्तल, इन दोनों में अंतर आप जानते ही होंगे, अभी तक तो ये बहुत छोटी क्लास की चीज़ें हैं। इसका प्रयोग, जो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है वो सेविंग करने, आँख नाक और कान के जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर आप कभी दांत दिखाने जाइए तो वहाँ पर जो दर्पण प्रयोग होता है वो यही होता है, अवतल दर्पण होता है। और सोलर कुकर जो है उसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, 20 का उत्तर है। थायराइड हार्मोन के कार्य हैं, जो थायराइड से निकलता है ग्रंथ से थायराइड हार्मोन, उसके कार्य क्या है? मेटाबॉलिज्म नियंत्रक सही है, जल संतुलन का नियंत्रण ये भी सही है, शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डी बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य, सभी ही सही हैं, डी इसका उत्तर होगा। ये जो है अगर ये इस हार्मोन की कमी हो जाए दोस्तों तो बच्चों में जड़ वामनता मिक्सिडीमा, जो जवानी में होता है मिक्सिडीमा रोग, घेंघा रोग जो होता है ग्वाइटर, और हाइपोथायराइज्म, ये सभी जो है ये थायराइड हार्मोन की कमी से होते हैं। अगर थायराइड हार्मोन की अधिकता हो जाए तो भी रोग हो जाता है, जैसे टॉक्सिक ग्वाइटर, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ये सभी जो हैं ये हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग हैं। जबकि घेंघा रोग जो होता है वो थायराइड हार्मोन की कमी से होता है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा क्या गया है। सिर्फ ग्वाइटर पूछेगा, घेंघा पूछेगा तो थायराइड हार्मोन की कमी से, लेकिन अगर टॉक्सिक ग्वाइटर या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर पूछेगा तो थायराइड हार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग है। ओके, तो चाहे तो आप इस चीज को नोट भी कर सकते हैं। उपर्युक्त सभी इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करके सही उत्तर चुनिए। अवाक्स दोस्तों एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसका पूरा नाम है, ये इजरायली विकसित फाल्कन वायुसेना में लगाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये क्या करता है कि जब कार्रवाई कोई वायुयान करता है किसी देश में तो उस देश की क्या प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में ये खबर देता है, सूचना देता है, एक प्रकार से चेतावनी देता है। तो भारत ने जो मिराज जो वायुयान है, लड़ाकू विमान है, उनके द्वारा जो पाकिस्तान में कार्रवाई की थी बालाकोट में, उसमें ये अवाक्स प्रणाली लगी हुई थी। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अवाक्स जो है इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना संबंधित है, तो ए का 4 होगा। अरिहंत परमाणु पनडुब्बी है भारत की, 2 होगा बी का। ठीक है, 4-2। और नाग है एंटी टैंक प्रक्षेपास्त्र है, तो 1 होगा। और एटलस सेंटोर क्या है? ये अमेरिकी निम्न तापकीय रॉकेट है, 3 होगा। तो 4-2-1-3 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 4-2-1-3, अच्छा इनमें कोई भी सही नहीं है, इसको सही कर लीजिए। 4-2-1-3, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 4-2-1-3, सी उत्तर होगा इसका। अच्छा, रोडेंटिसाइड बहुत फेमस भी है, ये एक प्रकार का कीट नियंत्रक रसायन है। इसका प्रयोग किस जानवर के नियंत्रण हेतु किया जाता है? तो रोडेंटिसाइड दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार का रसायन है कीटों पर नियंत्रण रखने के लिए और चूहों को मारने के लिए। आजकल इसका प्रयोग और ज़्यादा बढ़ गया है रोडेंटिसाइड का, इस पर रिपोर्ट भी एक आई थी कि पर्यावरण को इससे क्या नुकसान हो सकता है। तो चूहों को मारने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है, ए इसका उत्तर है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है कि कौन क्या है। तो फ्रेयान दोस्तों जो कि आपके रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, प्रशीतक है, एक प्रकार की प्रशीतक गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का कारण होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड दोनों। टेट्रा एथिल लेड ये एंटी नॉक एजेंट होता है, ठीक है, टेट्रा एथिल लेड तो एंटी नॉक एजेंट है, नॉकिंग को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, पेट्रोल आदि में मिलाया जाता है। मोनो पोटेशियम टार्टरेट ये बेकरी में इसका प्रयोग होता है। तो ABCD का 1 2 3 4 हो जाएगा, उत्तर बी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीटभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है? तो घटपर्णी है। ये कीटभक्षी अपना जो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए ऐसा करता है। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधा है जो कि अल्प खनिज और अम्लीय मृदा में उगता है, जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है? कीटों को ये अपना आहार बनाता है। वहीं पलाश को जंगल की आग कहा जाता है, याद रखिएगा। पलाश को जंगल की आग कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि पलाश किस प्रदेश का राज्य पुष्प है। ठीक है, ये आप बताइएगा, पलाश का फूल किस प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प है। ये प्रश्न पूछा गया यूपी SSSC में आपके, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में जायांग और पुमांग अलग अलग समय पर परिपक्व हों तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? जब किसी उभयलिंगी पुष्प में जायांग और पुमंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस अवस्था को डिकोगेमी कहते हैं। ठीक है, डिकोगेमी अवस्था में उभयलिंगी पुष्प में जायांग और पुमंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। जबकि जो हरकोगेमी अवस्था होती है, इसमें क्या होता है कि पुरुष और मादा का स्थानिक अलगाव होता है। इसमें पुरुष और मादा जो अंग हैं वो अब इस अवस्था में अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, हरकोगेमी में ये दोनों ही पूछे गए, इसलिए हमने दोनों का बता दिया यहाँ पे। और अगर आपने लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड न किया हो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो इसको डाउनलोड इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर कोई भी विषय, किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे, कोई टॉपिक सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, या फिर चाहे तो सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपको 1 मंथ से लेकर के 2 साल तक के उपलब्ध हैं, अर्थात 1 महीने से लेकर आप 2 साल तक का एडमिशन ले सकते हैं। प्रशुल्क कुछ उसमें लगेगा, जो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं देकर पढ़ सकते हैं। हमारा रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं, रेफरल कोड है UD10 मेरा, ये यूज़ करते हैं तो किसी भी कोर्स में आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अवश्य, अगर आपको ज्वाइन करना है तो UD10 रेफरल कोड अवश्य यूज़ करिएगा। ठीक है ना। तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7,000 रुपये आपका लग रहा है, तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 9100 रुपये लगेंगे। तो आपका 2 वर्ष का जो फ़ी रहेगी वो कम पड़ रही है। तो आप चाहें तो 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से, तब तक आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो UD10 आप याद रखिएगा, रेफरल कोड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम्स में। और विज्ञान प्रौद्योगिकी की ये सीरीज चल रही है हम लोगों की, MCQ चल रही है। इसके बाद कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं वो हम चलाएंगे। तो भूगोल इतिहास का हो ही चुका है, उसका प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं, सारे देख लीजिए। ये डेली 8 PM करके है प्लेलिस्ट। ठीक है, डेली 8 PM। तो अभी कुछ लोगों को नहीं पता है कि ये सीरीज़ हमारी जारी है, इसलिए वो वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं। तो थंबनेल में कुछ चेंजिंग चाहिए तो वो मैं कर दूंगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। इस प्लेटफॉर्म पे यूपी एग्ज़ाम से जुड़ी सारी चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करिए अपनी सफलता के लिए। प्रश्न शुरू करेंगे। हाँ, सुबह वाला वीडियो आप देखना मत भूला करिए दोस्तों। अब लॉकडाउन के बाद परीक्षाओं जुड़ी खबरें तेज़ी से अब आएंगी करंट अफेयर्स के साथ, उसका भी आप उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, परीक्षाओं जुड़ी भी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता है या परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को? तो जाइमेज एंजाइम है उसका नाम, याद रखिएगा। माल्टेज तो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, वहीं जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अभी आगे एक प्रश्न में और भी हम डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इसका जो उत्तर होगा सी। आपको जो डाउट रहा करे दोस्तों वो कमेंट बॉक्स पूछ लिया करिए। अभी रिकॉर्डेड वीडियोज़ आ रहे हैं, बाद में लाइव वीडियोज़ आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपके प्रश्नों का त्वरित उत्तर देने का प्रयास उससे किया जाएगा। मानव शरीर में स्थित पुच्छ निम्नलिखित में से किस संरचना से संलग्न होता है? जो अपेंडिक्स है वो किससे संबंधित होता है? देखिए, वृहद आंत और छोटी आंत जहाँ पे मिलते हैं वहीं पर आप देखेंगे कि वृहद आंत का जो एक भाग है वृहद आंत में, जिसको सीकम बोलते हैं, उस सीकम से ही ये जुड़ा होता है अपेंडिक्स। तो ये अवशेषी अंग एक प्रकार का होता है, इसका कोई कार्य होता नहीं है। इसको यदि निकाल भी लिया जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपको। तो अपेंडिक्स अक्सर इसमें जब सड़न उत्पन्न हो जाती है किसी कारणवश, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन लोगों का होता है। तो अपेंडिक्स एक रोग नहीं है, याद रखिएगा। अपेंडिक्स में जब सड़न उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तब उसको काट के निकाल लिया जाता है। ये एक प्रकार का अवशेषी अंग है। तो वृहद आंत का भाग होता है, वृहद आंत से जुड़ा होता है। डी इसका उत्तर होगा। हृदय वाहिका तंत्र की देखिए, अब यहाँ पर एक लक्षण दिया है किसी रोग का। रोग के लक्षण तो आप जरूर पढ़ लें, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं तो हाँ कर दीजिए, तो रोग के लिए एक अलग वीडियो बना देते हैं। प्रत्येक रोग के लक्षण, उसके उपचार, क्या क्या खोजें हुई हैं, ठीक है, किस किस अंग को प्रभावित करता है, ये सब। तो हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाना तथा रोगी को नींद न आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये किस रोग का प्रमुख लक्षण है? तो ये देखिए, एक एक करके देखेंगे आपको पता चले। लकवा क्या है? लकवा में अक्सर जो मस्तिष्क की जो नसें होती हैं उनमें रक्त स्राव का जो बहाव है वो या तो अवरुद्ध हो जाता है, या जितनी मात्रा में मिलना चाहिए मस्तिष्क की क्रियाविधि चलने के लिए वो मिल नहीं पाता है। तो इससे क्या होता है, ये लकवा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो लकवा, पैरालिसिस। दूसरा है साइजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी मस्तिष्क का एक रोग है। इसमें क्या होगा कि अजीब अजीब हरकतें व्यक्ति करता है, वो काल्पनिक दुनिया में जीता है। आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि वो किसी को देख रहा है, किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आपकी बातें वो नहीं समझ में आ रहा है, उसको आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है वो, न तो आपके प्रति कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो काल्पनिक दुनिया में जीने लगता है सीजोफ्रेनिया रोग में। अपस्मार, या जिसको मिर्गी कहते हैं, ये भी मस्तिष्क का एक विकार है, ठीक है। मस्तिष्क में कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो ये मिर्गी टाइप की बीमारियां उत्पन्न होती है, अपस्मार। अगला है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का ही ये लक्षण है जो आपको दिख रहा है। इसमें हृदय वाहिका तंत्र की क्रियाविधि असंतुलित हो जाती है, रोगी को नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो इसको न्यूरोसिस कहते हैं। अगला, हृदय के रक्त का संचरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। तो हृदय के रक्त का संचरण मतलब हृदय का रक्त, हृदय का रक्त मतलब जो शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाया जाता है उनको क्या कहेंगे, हृदय धमनियां कहेंगे। और जो हृदय से रक्त फेफड़े तक पहुंचता है शुद्ध होने के लिए, वो क्या कहेंगे उसको, फुसफुस धमनियां। जो फेफड़े तक पहुंचेगी फुसफुस धमनी, जो हृदय तक पहुंचेगी वो हृदय धमनी। ये याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? अस्थि और दांत, ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, आप आराम से कर लेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का एक और उपयोग है शरीर में प्रमुख, जो रक्त का थक्का जमता है उसमें कैल्शियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। डी इसका उत्तर है, ठीक है। एक और इसका मैं आपको उपयोग बता रहा था शरीर में। रेड रिबन एक्सप्रेस, ये एक अभियान है, आंदोलन प्रकार का है, चलता फिरता दृश्य साधन है। किसके लिए है? तो एड्स हेतु जागरूकता के लिए। रेड रिबन आप देखते ही होंगे, ठीक है। एड्स का जहाँ जहाँ आपने प्रचार देखा होगा, रेड रिबन देखा होगा, ठीक है। इस तरह का लोग पट्टियाँ बांधते हैं अपने बाजू में, कई बार आपने क्रिकेटरों को देखा होगा। तो आपसे ये प्रश्न है मेरा आज का, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि विश्व एड्स दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो ये जो है रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स हेतु जागरूकता के लिए चलता फिरता दृश्य साधन है। अगला है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? देखिए, पानी में कैलोरी होता नहीं, कितना आप पीजिए, एक गिलास नहीं, एक पूरी नदी सुखा दीजिए पी करके, उससे कैलोरी आपको हासिल नहीं होगी, शून्य जो है कैलोरी मिलेगी। दरअसल शुद्ध जल जो होता है वो एक उदासीन पेय पदार्थ है, उदासीन है, तरल है। उदासीन मतलब इसका पीएच मान जो है 7 होता है। आपको पता है 7 से कम अगर पीएच मान हो तो वो अम्लीय विलयन होता है या अम्लीय तरल होता है, और 7 से अगर अधिक पीएच मान हो तो वो क्षारीय तरल होता है, और 7 हो तो वो उदासीन होता है। तो जल एक उदासीन है, इसमें कैलोरी नहीं पाई जाती है।
तो जब जल पूछेगा दोस्तों तो आप शुद्ध जल ही इसको मानकर चलेंगे, ठीक है, जब भी प्रश्न में जल पूछेगा। तो शून्य इसका उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इनमें से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन, पेशी संकुचन के लिए किसकी या किनकी आवश्यकता होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। तो तीनों की ही आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम, लोहा, सोडियम, इन तीनों की आवश्यकता होती है। तो रक्त में कैल्शियम, सोडियम और आयरन या लोहा, इनका समुचित अनुपात हृदय की गति और अन्य मांसपेशियों को उत्तेजित करना, उनमें संकुचन की क्रिया संपन्न करने हेतु आवश्यक है। इनकी एक निश्चित अनुपात में मात्रा आवश्यक होती है। तो डी इसका उत्तर है। अगला है, गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है। देखते हैं, आप गाय का दूध पीते होंगे, बड़ा स्वादिष्ट होता है अगर आपको शुद्ध देशी गाय का दूध मिले तो। जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है वो तो केसीन होता है, ये आपको पता है। लेकिन जो इसके अलावा इसका पीलापन और होता है, पीला और सफ़ेद जो रंग होता है, तो वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हल्का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। यही जो है गाजर में भी आपके पाया जाता है। गाजर में भी जो पीलापन होता है, कैरोटीन ही उसका कारण होता है। तो दूध में जो सफ़ेदी होती है वो केसीन के कारण होती है, और हल्का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अब यहाँ पे पीला और सफ़ेद दोनों पूछ लिया है, तो ये हो जाएगा उत्तर केसीन के साथ प्रोटीन, कैरोटीन सॉरी, ये दोनों ही प्रोटीन है। केसीन के कारण पीला, केसीन के कारण सफ़ेद और कैरोटीन के कारण पीला। ठीक, दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? केसीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। गाय के दूध में पीला सफ़ेद रंग का कारण क्या है? केसीन के साथ कैरोटीन। ठीक है, अब ये प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है विटामिन से। तो सूची है किसको किस नाम से जानते हैं? तो विटामिन B1 का नाम थायमीन है। हमने आपको पहले ही वीडियो में विज्ञान प्रौद्योगिकी के पूरा बताया था किस विटामिन को क्या कहते हैं, तो वो आप अवश्य देखें। विटामिन B1 को थायमीन, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 को पायरिडेक्सिन कहते हैं, और विटामिन B12 को कोबालामाइन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर आपका? B1 4, B2 3, B6 5 और B12 1, 4 3 5 1। उत्तर कौन हो जाएगा आपका? B। ठीक है, 4 3 5 1 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? अर्थात प्रोटीन में जो अनिवार्य तत्व होते हैं, एक प्रकार से प्रश्न का पूछने का मतलब यही है, कौन कौन से होते हैं? कार्बन तो होता ही है, हाइड्रोजन होता ही है, ऑक्सीजन होता ही है, नाइट्रोजन भी होता ही है। ये चारों जरूर होंगे, अनिवार्य तत्व हैं सभी प्रोटीनों में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। प्रोटीनों के संयोजन में कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अतिरिक्त लोहे का, आयरन का अंश भी पाया जाता है। अगर यह पूछा जाए प्रश्न में कि प्रोटीन की सबसे ज़्यादा मात्रा किसमें पाई जाती है, तो उत्तर होगा सोयाबीन।